हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है रणधीर भारद्वाज और आज से मैं इस चैनल पे यूपीएससी, पीपीएससी, जेपीएससी, पीसीएस और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी को फोकस करके मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मेन फोकस होगा ना वो होगा यूपीएससी पे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पीसीएस की फॉर्म आने वाली है और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले बिहार पीसीएस का ना करंट करवा दूं और बिहार से रिलेटेड जीएस भी करवा दूं। ठीक है, अब रही बात यूपी पीसीएस का भी फॉर्म आने वाला है और यूपी पीसीएस की भी एग्जाम होने वाली है। तो यूपी पीसीएस में क्या है ना कि यूपी से रिलेटेड जो जीएस है ना वो दो तीन आते हैं, तो इसलिए उसका जीएस करना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन उसकी उसके लिए जो करंट की जरूरत पड़ेगी ना वो हम लोग करेंगे। ठीक है, आप सभी को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे जीएस है ना, जीएस, आईएएस या अदर जितने भी पीसीएस के एग्जाम है, जीएस किसी के लिए बदल नहीं जाता। हाँ, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है उसका, लेकिन हम लोग जीएस इस हिसाब से करेंगे कि हमारा आईएएस वाला एग्जाम भी ठीक से हो जाए और जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स हैं वो भी ठीक से हो जाए। ठीक है, अब आप मार्केट में देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर हैं जो अलग, जैसे कोई फॉर्म आया तो उसके लिए कहेंगे कि भाई इसके लिए जीएस है, और कोई फॉर्म आया फिर उसके लिए बोलेंगे भाई ये इसके लिए स्पेशल जीएस। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मार्केट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ बिहार का करेंट और बिहार से रिलेटेड जो भी जीएस होगा ना उसको मैं कर देता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं जीएस का भी एक सेक्शन साथ में ले चलूंगा। ठीक है, ताकि जो बिहार पीसीएस नहीं देने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि साथ साथ जीएस भी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि अपन ना ज्यादा लेंदी खींचने वाले नहीं है। ठीक है, अपन ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ेंगे तो 5 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास में ना अपन एक एक सब्जेक्ट जीएस का निपटा देंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये सहज आईएएस का दावा है आपसे। ठीक है, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल पे देखता हूँ, बहुत सारे एजुकेटर को देखता हूँ कि एग्जाम में कुछ पढ़ाते कुछ, मतलब कोई मैचिंग ही नहीं है एग्जाम का। देखता हूँ ट्रेंड कुछ और है और ये लोग पढ़ाते कुछ और। एक एक सब्जेक्ट 3 3 महीना पता नहीं क्या पढ़ाते हैं इतना। आह, खैर, बकवास करेंगे अपन तो ज्यादा ही हो जाएगा, इसीलिए अपन क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं बिहार के बजट से। आज हम बिहार का बजट, बिहार का सर्वे दोनों करेंगे। उसके बाद हम बिहार के करंट को जनवरी से लेकर चलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून तक मैं पूरा कर दूंगा इस आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में। ठीक है, तो बिहार का इधर हो जाएगा पूरा करंट खत्म। अच्छा, एक चीज और बता दो, बिहार का जो करंट आएगा ना, जो नेशनल इंटरनेशनल वाला जो मैं कराऊंगा बिहार पीसीएस के लिए, सेम आपको उतना ही बेनिफिट देगा यूपी पीसीएस में भी और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ना उन सभी में। ठीक है, लेकिन मेरा मेन फोकस जो होगा ना इस करंट को बनाने का वो होगा 17th बीपीएससी को लेकर। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि न्यूज जब आती है तो किसी एग्जाम को फोकस करके नहीं आती। न्यूज जब आती है ना तो बस आ जाती है। ठीक है, तो अब शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, वो सब्जेक्ट बहुत टफ है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, विश्वास रखिए कि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी सवाल ना आपके सामने आएगा ना, आप खुद देखेंगे कि अरे यार ये तो मैं बढ़ के आया था। और आप देखेंगे भी एग्जाम में, और साथ साथ जब जीएस अपन करेंगे ना तो अपन प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट की तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे मार्केट में आप देखते होगे कि टेस्ट सीरीज बनाते हैं लोग, तब किसी का टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है जो एग्जाम से कोई मैचिंग नहीं, किसी का टेस्ट सीरीज बहुत लो होता है जिसका भी एग्जाम से कोई मैचिंग नहीं। तो अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपन साथ साथ इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक टॉपिक से कि आप सोच नहीं सकते।
चलो ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ना मैं शुरू करने वाला हूँ बिहार का बजट। बिहार के बजट में आप जैसा थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार के बजट के बारे में जो मैंने लिखा है ये एकदम सही लिखा है। ठीक है, इससे ज्यादा और इससे अधिक, मतलब यूं मान लो आप कि इससे ज्यादा और इससे शॉर्ट टर्म में कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, ये मेरा प्राउड नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिहार का बजट। ओके, देखो, सबसे पहली बात है कि बिहार के बजट में हमें ध्यान रखना है कि अब की बार बिहार के बजट में टोटल 8 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिसमें से एक है नियुक्ति और रोजगार। ये पेन टैब है ना, नया है मेरे लिए। ठीक है, तो इस पर चलाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, खैर कोई नहीं। ये है नियुक्ति और रोजगार। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। तीसरा आप देखोगे ना, तब विभिन्न वर्गों का कल्याण करना है। चौथा है, आप देखोगे, स्वास्थ्य है। ठीक है, फिर शिक्षा है। ठीक है, फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास है। कृषि एवं ग्रामीण विकास है, आप देख लिए। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। उसके बाद है उद्योग एवं उद्यमिता। ठीक है, इन 8 क्षेत्रों पे ना मेनली फोकस किया गया है। ठीक है, अब की बार का बजट किसने पेश किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब की बार का बजट, अब जो वित्त मंत्री हैं, हमेशा बजट वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 202 में स्टेट का बजट है और आर्टिकल 112 में सेंट्रल का बजट है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत इन्होंने पेश किया है? तो आर्टिकल 202 यानी 202। ठीक है, अब की बार का जो कुल बजट है ना वो 2,78,725 करोड़ रुपए का है, जो पिछले जितने भी बजट है ना उससे कहीं ज्यादा है। और ये कॉमन सी बात है कि हर साल जो बजट पेश होता है ना पिछली बार के अपेक्षा ज्यादा ही होता है। ठीक है, अब मैं बताऊं बजट क्या होता है। देखो, बजट नाम बड़ा वो है कि हाँ क्या है बजट। बजट कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपका सैलरी आया 1 तारीख को, आपने पहले बजट फिक्स करा कि भाई इसमें से ना 500 रुपये मैं उसको दूंगा, 500 उसको दूंगा, 3,000 रेंट दे दूंगा, 4,000 ये कर दूंगा, 5,000 वो कर दूंगा। मतलब इसको कहते हैं बजट। तो बजट मेनली ना 1 वर्ष के लिए लाया जाता है। सरकार आने वाले 1 वर्षों में क्या क्या खर्च करने वाली है और किन किन चीजों पे खर्च करने वाली है, ठीक है, उनका एक ब्यौरा तैयार करती है। ठीक है, जिसको सामान्यतः हम वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट बोलते हैं। आपको ये पता होगा या मैं आपको बता दूं कि संविधान में ना बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में ना बजट की जगह हम वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि कुल बजट है 2,78,725 करोड़ का। ठीक है, और पिछली बार से अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 6.1% बढ़ा है। और अगर करोड़ में हम देखें तो 16,840 करोड़ के लगभग यह बजट पिछली बार से अधिक है। ठीक है, अब क्या है ना कि बजट में हम, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि बजट क्या है, तो वैसे ही आप सोचो कि सरकार तय करती है कि पैसा कहाँ से आने वाला है और पैसा कहाँ हम खर्च करने वाले। तो यही है, पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है ना ये केंद्रीय करों में राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है, जैसे सरकार जीएसटी वगैरह लाई। ठीक है, या सेंट्रल का जो भी टैक्स है उसमें स्टेट का कितना हिस्सा है। तो स्टेट को ना ऐसा अनुमान लगाया गया, बजट एक अनुमान होता है, आप याद रखें। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सबसे ज्यादा हमें केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी मिलने वाली है वो है। ठीक है, जैसे 40.52% जो है ना हमारा ये हिस्सा है केंद्रीय करों में, जो राज्य की हिस्सेदारी है वो 40.52% है और टोटल 100% का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो इससे ज्यादा है कर राजस्व यानी स्टेट का टैक्स। स्टेट जो टैक्स लगाएगी ना उस टैक्स से 19.47% हमें राजस्व मिलने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे लोक ऋण यानी सरकार जो है ना, लोग मतलब सरकार कर्ज लेने वाली, कितना? 18.53% ये कर्ज लेगी। ठीक है, ये अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे केंद्र से अनुदान कितना मिलेगा। सब्सिडी का मतलब होता है कि इसको हमें चुकाना नहीं है। ठीक है, जो मिल गया वो मिल गया, अनुदान यानी दान के बराबर है। ठीक है, तो 18.70% के आसपास ना हमें अनुदान भी मिलने वाला है। और उसके बाद जब हम ऋण की जो वसूली करेंगे ना तो वो उससे हमारे बजट का 0.16% मिलेगा। ठीक है, और कर भिन्न राजस्व क्या होता है कि ऐसा राजस्व जो करों से नहीं वसूला गया हो।
ठीक है, कर से अलग है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने शुल्क लगा दिया, कोई फी लगा दिया, कोई जुर्माना लगा दिया, चीज हो गया, बहुत सारी चीजें। तो कर भिन्न राजस्व से भी हमें 2.63% पैसे मिलने वाले हैं। बाद बाकी आप ना पीडीएफ में देख लेंगे कि किससे अगर डीजीटी में हो तो कितना पैसा मिलने वाला है। जैसे कर राजस्व से आप देखेंगे 54,300 करोड़ के आसपास मिलने वाला है, और केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है ना, 1,13,912 करोड़ के आसपास हमें मिलने वाला। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे ना कि रुपया जाएगा कहाँ, यानी हम खर्च कहाँ करने वाले हैं। तो हम जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हैं ना भाई, वो है सामाजिक सेवा में। सामाजिक सेवा में लगभग हम 39% के आसपास खर्च करने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बजट एक अनुमान है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है हम सामान्य सेवा में भी 29% यानी 30% के आसपास खर्च करेंगे। लोक ऋण में हम 8.3% खर्च करेंगे। ठीक है, आर्थिक सेवा पे भी हम लोग 22.68% खर्च करेंगे। आर्थिक सेवा में वही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप वगैरह करना है ना, इसी से। ठीक है, उसके बाद सहायता अनुदान है 0.01%, और ऋण वगैरह एवं पीएसबी के तौर पे हम 0.44% के आसपास हम देने वाले हैं। तो कुल मिला के आपको इतना समझ में आया कि अब की बार का जो बजट है, आपको याद रखना है कि मेनली 8 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। ये 8 क्षेत्र आपको याद है। ठीक, कुल बजट हमारा जो कितना था, 2,78,725 करोड़ रुपए का हमारा टोटल बजट था। पेश किसने किया है? पेश अब की बार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है, वही अभी मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, पैसा आएगा कहाँ से ये भी आपने देख लिया। तो इसमें आप याद रखना कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो आएगा कहाँ से सबसे ज्यादा? तो केंद्रीय कर में जो राज्य की हिस्सेदारी है ना, वहां से आ रहा है, और सबसे ज्यादा हर बार वहीं से आता है। ठीक है, और पैसा जाएगा कहाँ सबसे ज्यादा? तो सामाजिक सेवा में हम सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम सामान्य सेवा पर खर्च करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक सेवा पर खर्च करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि क्रम में एक याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसमें, फिर किसमें, फिर किसमें, ऐसे क्रम के लगाने के लिए भी वो पूछ देता है बीपीएससी। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे देखेंगे ना कि थोड़ा सा नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पेश कब किया गया बजट, तो अब की बार बजट जो है ना 13 फरवरी को पेश किया गया था। तो याद रखना है 13 फरवरी 2024 को अब की बार का बजट पेश किया गया। कितने का किया गया ये आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, सबसे कम कहाँ से आ रहा है। आपको ये भी याद रखना है कि पैसा सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होगा और सबसे कम खर्च कहाँ होगा। ठीक है, इतना याद रखना। अब थोड़ा देखेंगे कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत। योजनागत व्यय वो होते हैं ना जिसके लिए सरकार पहले से योजना बना चुकी, कि हम पहले से प्लान में है कि इन इन चीजों पे खर्च करेंगे। तो योजनागत व्यय पे हमारा खर्च कम है गैर योजनागत व्यय की तुलना में। ठीक है, गैर योजनागत व्यय होते हैं जिनके लिए पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई है लेकिन खर्च करने हैं। ठीक है, तो योजनागत व्यय क्या है, कितना है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और गैर योजनागत करोड़ जो है ना, लगभग 1.78 करोड़, 78 लाख करोड़ के बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे ना, वीडियो क्या था, देखो उसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वर्ष 2024-25 में जो है ना, एक मिनट थोड़ा पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ना गैर योजनागत व्यय 2024-25 में बिहार के जीडीपी का जो अनुमान है, बिहार का जो टोटल जीडीपी, पहले आपको मैं बता दूं जीडीपी क्या है। देखो जीडीपी आप सभी को पता होगा कि जीडीपी क्या होता है, कि किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी का अनुमान क्या है, यानी देश का जीडीपी मतलब राज्य का जीडीपी कितना है। तो देखो 2024-25 में हमने अनुमान किया है कि हमारे जीडीपी हमारा जो है ना 9.76 करोड़ के बराबर होने वाला है। ठीक है, मतलब 9.76 लाख करोड़, यहाँ पे लाख करोड़ की बात चल रही है, तो जितना भी होगा ना वो लाख करोड़ में ही होगा। ठीक है, जबकि 2023-24 में हमारा अनुमान था 8,58,928 करोड़। ठीक है, 2024-25 में जीडीपी का ग्रोथ जो हम देखेंगे ना भाई, देखो 2024-25 में हम जीडीपी का ग्रोथ देखेंगे तो बिहार जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है ना 13.5% है, अनुमान। 24-25 की बात चल रही है और अनुमान है। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना है? देखो राजकोषीय घाटा सबसे पहले मैं बता दूं, राजकोषीय घाटा का हमने अनुमान कितना रखा है,
तो 2.98% ना अब की बार भी राजकोषीय घाटे का अनुमान रखे हैं, और 2.98% ना पिछली बार भी अनुमान रखे थे, लेकिन होता ज्यादा है। सबसे पहले बता दूं मैं राजकोषीय घाटा क्या है। देखो, बजट घाटा और राजकोषीय घाटे में थोड़ा सा अंतर। बजट घाटा क्या होता है कि कुल व्यय में से जब हम कुल आय को कम करते हैं तो उसको हम कहेंगे ना कि भाई ये बजट घाटा है। ठीक है, सरकार की कुल आय जब कुल व्यय से कम हो जाता है तो बजट घाटा है। और जब सरकार के कुल आय जब कुल व्यय से कम होगा, और व्यय में क्या, तो ऋण जो है ना, ऋण और उधारी, जो सरकार के ऊपर ऋण है और उस उधारी के ऊपर, उन दोनों को अगर हम छोड़ देंगे और तब काउंट करेंगे तो आएगा राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो है ना जीएसडीपी का 2.98% हम लक्ष्य रखे हुए हैं। पिछली बार भी हम इतना ही लक्ष्य रखे हुए थे, लेकिन 2023-24 का जो है ना संशोधित अनुमान है, संशोधित अनुमान 8.9% है। यह अनुमान संशोधन मतलब 2023-24 जब खत्म हो रहा था तो मतलब वर्ष के लास्ट में हमने अनुमान लगाया कि जिस हिसाब से अब की बार का राजकोषीय हमारा घाटा है ना, उसी हिसाब से अब की बार 8.98% बढ़ने वाला है, मतलब रहने वाला है। ठीक है, तो 2.98 पिछली बार भी था, 2.98 अब की बार भी अनुमान है हमारा, लेकिन संशोधित अनुमान कितना है हमारा, 8.9%। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि एफआरबीएम जो एक्ट आया था 2003 में, उसमें सरकार को लक्ष्य दिया गया था कि राजकोषीय घाटा को हम 3% से नीचे रखने का लक्ष्य मिला था, कि हम हमेशा ना 3% से कम रखेंगे, जो अभी हो नहीं पाया और शायद अभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया 2.98% इसका राजकोषीय घाटा है। जो रुपए में बात करेंगे तो 29,095 करोड़ रुपए का घाटा हम देखने वाले। ठीक है, उसके बाद राजस्व अधिशेष देखेंगे। देखो, राजस्व प्राप्ति जब राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है, जब सरकार का आमदनी सरकार के व्यय से अधिक हो जाता है, तो हम कहेंगे भाई राजस्व अधिशेष हो गया है। ठीक है, सरकार को जो आने वाले आय हैं वो ज्यादा होगा जाने वाले आय से, जाने वाले व्यय से। ठीक है, तो उसको कहेंगे। तो राजस्व अधिशेष का अनुमान कितना है, तो 0.1% राजस्व अनुमान है। ठीक है, थोड़ा सा यार प्रॉब्लम कर रहा है पेन। ठीक है, क्योंकि पेन टैब में अभी तक यूज नहीं किया हूँ कभी, इस वजह से। जो रुपए में अगर आप देखेंगे तो 1121 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अब ऐसे ही राजस्व अधिशेष हमने देख लिया। राजस्व व्यय बजट का कितना है, तो देखो राजस्व व्यय जो है ना बजट का 80.97% है, लगभग 81% के आसपास राजस्व व्यय है। और जिसको अगर आप देखेंगे कि अगर रुपए में अगर इसको देखेंगे तो 2,25,677 करोड़ रुपए। ठीक है, वैसे ही अब हम पूंजीगत व्यय देखेंगे बजट का, तो देखो राजस्व व्यय क्या होता है कि जैसा सैलरी में सरकार खर्च कर दी, सरकार मान लो पेंशन देने में खर्च कर दी, ये सब राजस्व व्यय है। ठीक, पूंजीगत व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय में क्या होता है ना कि या तो सरकार की संपत्ति बढ़ रही होती है, यानी पूंजीगत, जानते हैं ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, तो सरकार की जब पूंजीगत खर्च बढ़ रही होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, या सरकार ने क्या किया ना, मतलब लोन चुका दिया, तो उसको हम कहेंगे पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय हमारा कितना होने वाला है, तो पूंजीगत व्यय जो है ना बजट का 19.03% है। तो मान लो ये कि 81% के आसपास हमारा राजस्व व्यय है और 19% के आसपास हमारा पूंजीगत व्यय है। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बजट का। और डिजिट में देखना है कि अगर ये पूछता है कि कितना करोड़ है, तो 53,000 करोड़ के आसपास हम पूंजीगत व्यय करने वाले हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्ति कितना है, तो राजस्व प्राप्ति वही देखेंगे कि लगभग 81.31% के आसपास राजस्व प्राप्ति है, जो पिछली बार से लगभग 6% बढ़ गया। ठीक है, और पूंजीगत प्राप्ति कितना है, 18% के आसपास। दोनों राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति दोनों का लगभग रेंज सेम है, तो इसलिए आप याद रखिएगा 81-19 के आसपास, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, देखिए अब जैसे क्या है, ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में जो हिस्सा है वह 9.05% है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो 2023-24 में लगभग 8.64% के आसपास था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कुल ऋण बकाया जीएसटी का कितना है, तो कुल ऋण बकाया जो है ना, जो ऋण सरकार पे है बाकी है अभी, वो
टोटल जीएसडीपी का लगभग 35.67% है, जिसको अगर हम काउंट करें रुपये में तो वह लगभग 3,48,370 करोड़ के आसपास ये हमारा होता है। इस पर ब्याज देने में खर्च कितना हमारा जाएगा? देखो टोटल हम जितना व्यय करने वाले हैं ना, जितना हम खर्च करने वाले हैं, उसका 9% तो हम ब्याज देने में चुका देंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि सरकार के ऊपर कर्ज कितना है और सरकार ऋण देने में कितना खर्च करेगी। टोटल बजट का हम लगभग 9% हम ना इसी में खर्च कर देने वाले हैं, यानी ब्याज देने में हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा छोड़। ठीक है, अब हाँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे ना कि जैसे कि देखो स्थिर मूल्य पे हमने कहा कि हम स्थिर मूल्य पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, 2,70,000, 2.7 लाख करोड़ के आसपास हमारा स्थिर मूल्य। अब याद रखिएगा वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य में अंतर होता है। ठीक है, तो जब हम स्थिर मूल्य यानी जब किसी भी वर्ष को जब हम आधार वर्ष के रूप में मान लेते हैं तो उससे तुलना करते हैं तो उसको कहेंगे स्थिर वर्ष। जो चालू वर्ष है ना, जो चल रहा है, इस वर्ष में जब हम काउंटिंग करते हैं तो कहते हैं भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर कितना है, 2012-13 के 2.7 लाख करोड़ से 1.7 गुना बढ़कर यहाँ 1.7 गुना बढ़ के 2022-23 में जो है ना 4,42,4.42 लाख करोड़ बढ़ गया है। ठीक है, यार इन टाइप बड़ा। ठीक है, अब देखोगे ना बढ़ता तो ठीक है, तो देखेंगे ना 4.42 करोड़ हमारा हो गया है स्थिर मूल्य के अकॉर्डिंग। हमारी जो जीएसडीपी है वो 4.42 करोड़, यानी अर्थव्यवस्था का आकार जो हमारा है ना 4.42 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, जो 2012-13 में कितना था, 2.7 लाख करोड़ था, बढ़ा कितना है, 1.7% बढ़ गया है। मतलब 7% में 1.7 गुना बढ़ गया है, 1.7 गुना बढ़ गया है। ठीक है, वैसे ही हम अगर वर्तमान मूल्य में देखेंगे तो वर्तमान मूल्य पे जीएसडीपी का आकार 2.7 गुनी बढ़ी है, स्थिर मूल्य पे 1.7 गुनी बढ़ गई है और वर्तमान मूल्य पे 2.7 गुनी बढ़ गई है। जो 2012-13 के जो है ना 2.8 लाख करोड़ से बढ़ के अभी 7.5 लाख करोड़ हो गया है। तो 4.42 लाख करोड़ कब हुआ है, स्थिर मूल्य पे, और 7.5 लाख करोड़ जो हमारा हुआ है वह वर्तमान मूल्य पे हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब उसके आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उसके आगे बढ़ते हैं कि कुल बजट का ना लगभग हम 63.46% विकासात्मक व्यय में खर्च करने वाले हैं। यानी 63 साढ़े 63% के आसपास हम विकास पे खर्च करने वाले, नहीं राज्य के विकास में हम 63% के आसपास हम खर्च करने वाले। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे 2024-25 में ना प्राथमिक घाटा अनुमान हम 0.9% के आसपास लगाए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो है ना 0.9% के आसपास हम लगाए हैं प्राथमिक घाटा। देखो प्राथमिक घाटा क्या होता है, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान वाला जो पैसा है ना उसको घटा देते हैं तो उसको कहेंगे प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को में होने वाले जो खर्च हैं उसको घटा देंगे तो क्या होगा, वो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है, 0.9%, याद रखना है। 2023-24 में संशोधित अनुमान जो है ना, संशोधित अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% हो गया है। ठीक, इस संशोधित अनुमान कितना है राजस्व घाटा जीएसडीपी का, 4.1% संशोधित अनुमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम देखेंगे जैसे शिक्षा पर कुल बजट का हम सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हैं, 18.9% हम सिर्फ शिक्षा पे खर्च करेंगे। अगर रुपये में देखेंगे तो 52,639 करोड़ रुपए हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो अब की बार के बजट का सबसे ज्यादा खर्च जो है शिक्षा पे है, उसके बाद स्वास्थ्य पे। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, शिक्षा पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहाँ कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर कर रहे हैं, उसके बाद हम ग्रामीण विकास वगैरह पे करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा पे आप देख रहे हैं जो 18.9% के आसपास, जो लास्ट टाइम जो 2023-24 का जो बजट था ना उसमें हम 15.45% खर्च किए थे। तो परसेंटेज में देख लीजिए 3.44% ये बढ़ गया है, पिछली बार की अपेक्षा बढ़ा है। अब की बार हम कितना खर्च करने वाले,
52,639 करोड़, पिछली बार 40,000 समथिंग करोड़ हम खर्च किया था। ठीक है, मतलब अनुमान लगाए थे कि इतना खर्च करेंगे। ठीक है, अब देखिए गरीब परिवार बजट में और बातें क्या क्या की गई हैं, ये सब तो जो फैक्ट था उसको तो आप याद रखेंगे। उसके बाद अलावा बजट में और क्या क्या बातें हैं, कहाँ कहाँ कितना खर्च होने वाला है और क्या क्या वृद्धि का अनुमान है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये सब हम देख लेंगे। तो देखिए गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, आर्थिक स्थिति में जो देखना है सुधार के लिए ना, लघु व्यवसाय स्थापित करने हेतु 2 लाख रुपए अनुदान देने की बात की गई है। जो भी गरीब परिवार है ना, उनकी आर्थिक स्थिति में अब कितने गरीब परिवार की बात की गई, लगभग 94 लाख गरीब परिवार को। और वो भी चुना कैसे जाएगा, तो कंप्यूटराइजेशन रैंडम तरीके से चुना जाएगा उनको, 94 लाख परिवार को। और उनको जो है ना 2 लाख रुपये आर्थिक अनुदान हम देंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो कितना देने की बात है, 2 लाख रुपए देने की बात है। ठीक है, किस लिए देने की बात है, तो लघु व्यवसाय, कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय स्थापित करने की बात है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। कितने कितने लोगों को, 94 लाख फैमिली को देने की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 2022-23 में जो है ना, इस बजट में कहा गया कि 2022-23 में कृषि के लिए जी 6.7%, विनिर्माण पे 6.8% और सेवा क्षेत्र में 13% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। 2023-22-23 के अकॉर्डिंग अब की बार कृषि क्षेत्र में, यानी 22-23 वाली बात कर रही है, अब की बार के बजट में कहा गया कि 2022-23 के अकॉर्डिंग अब की बार कृषि में 6.7%, विनिर्माण में 6.8% और सेवा क्षेत्र में लगभग 13% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। ठीक है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, 2022-23 के अनुमान के अकॉर्डिंग कृषि में 25%, यानी जो हमारे जीएसडी में योगदान कितना है इन सेक्टर का, वो तो वृद्धि की बात की गई है, कितना परसेंट बढ़ेगा अब की बार। और दूसरी बात ये क्या है, ये कह रहा है कि जीएसडीपी में कितना परसेंट का सहयोग कर रहा है। तो देखो कृषि 25% सहयोग कर रहा है, विनिर्माण से सेकेंडरी सेक्टर हमारा 17% का सहयोग कर रहा है, और टर्सरी सेक्टर जो हमारा सेवा क्षेत्र है ना, सर्विस सेक्टर, वो लगभग 58% का अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। दूसरा क्या है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हुआ है। ठीक है, तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जून 2022 से लेकर जून 2023 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है, 3.9%, जो राष्ट्रीय 3.9%। तो याद रखिएगा आवधिक जो श्रम बल सर्वेक्षण हुआ है वो जून 2022 और जून 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग हुआ है। इसमें इसके अकॉर्डिंग बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है, जो आप समझ रहे हैं कि कितना है, और इसमें देखिए कितना है। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 3.2% है, आप जो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 15 से लेकर 29 एज वर्ग के लोगों के बीच, तो 15 से 29 एज वर्ग में सबसे ज्यादा गरीब है, ऐसा आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण कर रहा है। कितना परसेंट है, तो देखिए बिहार में यह लगभग 13.9% के आसपास है, जो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 10% के आसपास। ठीक है, तो 15 से 29 वर्ग में भी हम ज्यादा हैं, और हम यहाँ पे भी ज्यादा है। बेरोजगारी दर भी ऐसे भी अगर टोटल देखा जाए तो उसमें भी हम ज्यादा है। तो ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे, 3.9% और 13.9%। तो यहाँ पे 3.2% राष्ट्रीय स्तर पर था, यहाँ पे 10% राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, हम उससे ज्यादा है। अच्छा, अब देखेंगे स्वास्थ्य पर कुल बजट का लगभग हम कितना खर्च कर रहे हैं, लगभग 5.36% हम स्वास्थ्य पे खर्च करने वाले हैं। तो आपको बताया ही हमने कि सबसे ज्यादा हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, इसके बाद हम खर्च करेंगे ग्रामीण विकास पे सबसे ज्यादा। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किस पे, फिर किस पे, फिर किस पे। ठीक है, तो स्वास्थ्य बजट का लगभग हम 5.36%, याद रखना, डेटा ही पूछ देगा, हम स्वास्थ्य पे खर्च करने वाले। ठीक है, तो जिसका अगर आप लाख करोड़ में देखेंगे तो लगभग 14,932 कितना करोड़। ठीक है, हम खर्च करने वाले कितना, ठीक है, कुल बजट का। तो ये भी आप याद रखें। अब फिर से पेज थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो ठीक है, 2024-25 में जीएसटीपी पे, 2024-25 में जीएसटीपी मतलब जीएसटी से, आई एम सॉरी जीएसटीपी बोल दिया, 2024-25 में जीएसटी से लगभग 31,565 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जीएसटी से किसको, राज्य को, ऐसा नहीं कि पूरे देश में, इस राज्य की बात चल रही है कि बिहार को 2024-25 में जीएसटी से 31,625 करोड़ रुपए के आसपास प्राप्त होने के अनुमान है।
ठीक है, क्योंकि जीएसटी तो आप जानते ही हैं, केंद्र और राज्य में बंटवारा हो जाता है उसका। तो इसको कितना मिलेगा? 31,625 करोड़, सॉरी हाँ 31,565 करोड़, याद रखना डेटा। ठीक है, हम वेतन पे, सैलरी पे हम लगभग 18% अपनी बार खर्च कर देंगे सैलरी पे, और पेंशन पे हम लगभग 14% के आसपास खर्च कर देंगे। तो सैलरी पे कितना है? 18%, और पेंशन पे कितना है? 14% के आसपास खर्च करेंगे। अब देखो इस बजट में कहा गया कि इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपए का धनराशि हम आवंटित करने का अनुमान लगाते हैं, यानी प्रावधान किया गया है इतना आवंटित किया जाएगा, लगभग 700 करोड़ रुपए ना हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हम आवंटित करेंगे। ठीक है, 2019 इसी, देखो इसमें जितनी भी बातें चल रही है सब जो ईयर, देख कंफ्यूज मत हो जाना कि इस ईयर की बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं, इस बजट की बात चल रही है। इस बजट में और क्या क्या कहा गया है, तो देखिए इस बजट में कहा गया है कि 2019 से लेके 2021 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आता है हमारा, इसमें 33.79% बिहार में मल्टी डायमेंशनल पुअर है। ठीक है, ठीक है, जो 2015-16 से 18.13% कम हुआ है। ठीक है, 18.13% कम हुआ है, और देश में 9.89% कम हुआ है। तो राज्य में कितना कम हुआ है? 18.13%, और देश में लगभग 9.89% कम हुए हैं। ऐसा सम्राट चौधरी कह रहे थे बजट पेश करते समय कि लगभग हमने पिछले 10 वर्षों में हमने 2.25 यानी 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी से हम बाहर निकाले। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनली पुअर कितने लोग हैं? तो 33.79% है। ठीक है, जो 2015-16 से हम लगभग 18.13% लोगों को कम किए हैं, मल्टी डायमेंशनली जो पुअर थे उतने को कम किया। और देश में ना, यानी सेंटर लेवल पे ना, पूरे देश में लगभग 9.89% लोग कम हो गए। ठीक है, यानी और सम्राट चौधरी के अकॉर्डिंग 2.25 करोड़ लोग जो है ना गरीबी से बाहर आए हैं, ऐसा नीति आयोग भी कहती। ठीक है, अब देखिए 2024-25 में और क्या बात कही गई कि 2024-25 में हम नवासी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। ठीक है, नवासी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। टोटल जो ये है ना, सॉरी, टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से ऐसा हो रहा है। और प्रथम चरण में हम 60 और दूसरे चरण में हम नवासी आईटीआई को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया जा रहा है। पहले चरण में कितना? हम 60 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, और दूसरे चरण में हम कितना? लगभग 89 आईटीआई को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, ऐसा बजट में कहा गया। ठीक है, उसका बजट में कहा गया है कि लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 2070 तक बिहार ने शून्य कार्बन यानी जीरो कार्बन करने का अपना लक्ष्य रखा है। इसी के एवज में 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद कहता है कि 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो थी ना, वर्तमान दर पे, आपको पता है वर्तमान दर मतलब जो करेंट ईयर है। ठीक है, तो 22-23 में प्रति व्यक्ति आय जो थी 59,637 रुपया थी, एक व्यक्ति की आय। ठीक है, राज्य प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? देखो राज्य का टोटल आय, और उसमें ना हम राज्य के टोटल पॉपुलेशन से जब भाग देते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है, तो 2022-23 में वर्तमान दर पर कितना था? 59,637 रुपया था, मतलब ऐसा होने का अनुमान है। ठीक है, जो पिछली वर्ष की तुलना में 14% से बढ़ा है, मतलब 14% अधिक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दिव्यांग स्टूडेंट जो है, मतलब जो हैंडीकैप्ड है, तो उनको दिव्यांग कहा जाता है, सॉरी। तो दिव्यांग स्टूडेंट के शिक्षा में लगभग 4% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है अब की बार के बजट में। अब की बार के बजट में जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको 4% तक का रिजर्वेशन किन एरिया में? तो एजुकेशन के एरिया में दी जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे उसमें और क्या कहा गया। तो 2015 से 20 के बीच जो मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट की है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 अंक की गिरावट हुई है। तो बिहार में ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि तो अब की बार के बजट में खेल विभाग का गठन जो है ना, कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग करके खेल विभाग का गठन कर दिया गया। तो आपसे पूछ लेगा कि खेल विभाग, जो खेल विभाग है वो उसका गठन किस विभाग से अलग करके किया गया, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद है जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट बिहार के।
तो याद रखिएगा वो 4 जिला कौन कौन है, समस्तीपुर है, शेखपुरा है, सुपौल है और बांका है। ठीक है, ये बांका है। तो जल शक्ति मंत्रालय का जल जीवन सर्वेक्षण जो रैंकिंग निकलती है उसमें देश के 5 जिलों में से 4 जिला बिहार का है, वो कौन कौन है, समस्तीपुर है, शेखपुरा है, सुपौल है और बांका है। याद रखिए। उसके बाद दूसरा देखेंगे कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के तहत, मतलब एक रिपोर्ट है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के तहत देश विदेश के 600 निवेशकों की भागीदारी से 50,530 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर ज्ञापन हुआ है, मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के अकॉर्डिंग 600 देश विदेश के जो निवेशक होंगे यानी इन्वेस्टर्स होंगे उनको हम बुलाएंगे और लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट स्टेट में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है कि बिहार जो लघु उद्यमी योजना है, तो बिहार लघु उद्यमी योजना याद रखिएगा, करंट में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके तहत लगभग 94 लाख परिवार जो आर्थिक रूप से गरीब हैं को चिन्हित करते हुए जिन्हें स्वरोजगार है तो 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो पहले आपको मैंने बताया। तो ये भी याद रखिएगा कितने फैमिली को, तो 94 लाख परिवार को कितना दिया जाएगा, 2 लाख रुपया दिया जाएगा आर्थिक अनुदान। क्यों? क्योंकि वो गरीबी से बाहर निकल सके, जो भी लघु व्यवसाय है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद है इसके लिए जो है ना, जैसे कि बिहार लघु लघु उद्यमी योजना के लिए क्या किया गया है, 2024-25 में लगभग 250 करोड़, इसके बजट में लगभग 250 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है और 2025-26 में हम इस पे लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति मतलब बिहार गवर्नमेंट अभी दे चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि देखेंगे कि बिहार पर्यटन नीति। देखो, बिहार पर्यटन नीति के तहत 10 करोड़ तक के निवेश पे 30% सब्सिडी देगी बिहार सरकार और 50 करोड़ से ज्यादा के निवेश पे लगभग 25% का सब्सिडी देगी बिहार गवर्नमेंट और SGST में प्रतिपूर्ति के मद में लगभग 5 साल तक 80% छूट देने की बात की गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस मतलब स्टेट का जो GST है ना उसमें लगभग 5 ईयर तक 80% छूट मिलेगा। किनको मिलेगा? बिहार पर्यटन नीति के तहत जो इतने का इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर्यटन नीति मतलब आप भी मानो ना कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, जीरो कार्बन जो हम 2070 तक जो लक्ष्य रखे हुए हैं उसको अचीव करनी है, इसीलिए सब्सिडी दी जा रही है। तो ये भी याद रखिएगा कि 10 करोड़ तक के निवेशक को 30% और 50 करोड़ से ज्यादा तक के निवेशक को हम 25% सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। और स्टेट का जो GST है उस GST में हम लगभग लगभग क्या एक्यूरेट 5 साल तक हम 80% तक हम उनको छूट देंगे। ठीक है, ताकि निवेश को बढ़ावा मिले। तो आप ना ये भी याद रखेंगे बिहार पर्यटन नीति के बारे में एक बजट में हमारे कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि पहले 10,000 दोपहिया जो दोपहिया बाइक वगैरह हो गया, तो ऐसे क्या है ना, दोपहिया वाहन जो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लेंगे ना पहले 10,000, तो उनको क्या है 5,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर प्रोवाइड किया जाएगा। और पहले 1,000 4 पहिया वाहन लेने वाले को क्या है ना कि 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सामान्य श्रेणी के क्रेता को मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए और SC/ST को लगभग 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी इस पे दी जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर से इसको सेट कर लेते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 में इसे 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2015-16 में रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब के सोर्स से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, 13% बिजली का उत्पादन होता था, वैसे 2024-25 में इसे 35% करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप ये भी याद रखेंगे, पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए 2024-25 में कुल बजट का लगभग 61.56% राशि अनुमानित
की गई है। मतलब सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र दोनों मिलाएंगे ना तो लगभग 61-62%, 61.5% के आसपास हम पूर्ण बजट का खर्च करने का अनुमान रखा। ठीक है। अब देखो 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जीविका द्वारा अब तक का कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1.3 लाख परिवार, मतलब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। तो कितना स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है? तो 10.47 लाख स्वयं मतलब एस जी का यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन हुआ है, जिससे 1 करोड़ 30 लाख परिवार को जोड़ा जाएगा। मतलब इतना गठन, मतलब 10.47 लाख हो जाएंगे तो उसमें तो उतना करना तो कौन सी बात है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वर्ष 2024-25 में जो है ना 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। नए समूह जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ही समूह बना है बिहार में, उसी समूह का गठन किया जाएगा 1.03 लाख। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको इतना याद रखना जरूरी है। फिर अगले बजट में और क्या है? बजट में कहा गया कि 2024-25 में जीविका दीदी द्वारा लगभग 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, मतलब खोले जाएंगे, खोला नहीं, तो याद रखिएगा। तो जीविका दीदी कितना? तो 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलेगी। ठीक है। एवं 50 जो है ना जीविका दीदी रसोई का लक्ष्य रखा गया है पहले से। अभी वर्तमान में 82 है, 50 और जीविका दीदी रसोई के गठन की बात की जाए। ठीक है। जीविका द्वारा बिहार के 32 डिस्ट्रिक्ट के 100 ब्लॉक्स में, तो ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, कुल कह देगा कि सभी जिलों में नहीं, 32 जिलों के 100 ब्लॉक में जीविका लाइब्रेरी खोलने की बात चल रही है। जीविका लाइब्रेरी कौन खोलेगा? जीविका दीदी लोग खोलेंगे। और कितने जिलों में? 32 जिलों में। कितने प्रखंड में? 100 प्रखंड में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा याद रखिएगा तो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, स्वच्छांगनी परियोजना है। स्वच्छांगनी परियोजना जो है ना पटना नगर निगम के ना स्लम में रह रही जो महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए यानी या उनमें उद्यमिता बढ़ाने के लिए यह चल रही है। तो स्वच्छांगनी परियोजना जो है ना पटना नगर निगम से संबंधित है। और काम क्या है? जो स्लम में जो महिलाएं रह रही हैं उनको एंटरप्रेन्योर के तौर पे डेवलप करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, फोर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ प्रेसिडेंट द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। इसके लिए कुल बजट है 1,62,268 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये याद रखिएगा, फोर्थ कृषि रोड मैप प्रेसिडेंट जी ने शुरू किया है। ठीक है, मतलब उन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। और ये 1,62,268 करोड़ के आसपास इसका टोटल बजट है। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अब देखिए पान के लिए, जो पान का पत्ता होता है पान के लिए, विदुपुर जो है ना वैशाली का क्षेत्र है। विदुपुर वैशाली का एक क्षेत्र है। ठीक है। जहाँ पे पान का उत्पादन ठीक ठाक होता है। इसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तौर पे स्थापित करना है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तौर पे स्थापित करना है। बीज के क्षेत्र में मैंने जो सीड्स हैं, सीड्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब बनाए जाएंगे, 100 सीड हब बनाए जाएंगे, जिसके लिए बजट 102 करोड़ रखा गया है। ये भी याद रखिएगा। जैविक कॉरिडोर जो है ना 13 जिलों से गुजरे, 13 जिलों में डेवलप किया जाएगा। तो जैविक कॉरिडोर जो हम बनाएंगे ना वो 13 जिलों में बनाएंगे। ठीक है, मतलब 13 जिलों से होकर ही हो जाएगी। ठीक है। सिंधवाड़नी जलाशय, देखो इस जलाशय का नाम पूछ देता है किसी, तो सिंधवाड़नी जलाशय कहाँ है? यह मुंगेर में। मुंगेर में कहा? तो हवेली खड़गपुर जो प्रखंड है ना उसका, मुंगेर का, वही है सिंधवाड़नी जलाशय। तो ये भी याद रखिएगा। कुंडघाट जलाशय योजना की भी बात चल रही थी, तो ये भी याद रखिएगा। यह बहुवार नदी पर है जो जमुई के सिकंदरा प्रखंड में स्थित है। उसके बाद एक और चीज जो मुझे बजट में दिखा कि टियाड़ा और दरहड़ जो पंप हाउस है, टियाड़ा अलग है और दरहड़ अलग है, दोनों पंप हाउस कैमूर में ही है। तो ये भी याद रखिएगा, टियाड़ा और दरहड़ कैमूर में पंप हाउस है। ठीक है। निष्क्रिस जो पंप हाउस है, निक्रिस जो है, निक्रिस नाम है, निष्क्रिस नहीं है। निक्रिस पंप जो नहर है यह कहाँ है? बक्सर में कर्मनाशा नदी पर है। ये भी याद रखिएगा। तो निक्रिस पंप हाउस कहाँ है? बक्सर में। किस नदी पे है? कर्मनाशा नदी पे है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद उत्तर कोयल नहर परियोजना की भी बात चल रही है, जिसको औरंगाबाद एवं गया में, दोनों में ये है। ठीक है। तो
उत्तर कोयल नहर कहाँ है? औरंगाबाद और गया दोनों के बॉर्डर पे। तो ये भी ये चीज आप याद रखें। ठीक है। उसके बाद में ठीक है, मैकबुक का बैटरी बेस होने वाला है, चलिए जल्दी करते हैं। देखिए, उसके बाद है शांति धार परियोजना। शांति धार योजना आप देख रहे हैं, ये समस्तीपुर में है। बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की योजना है। तो शांति धार योजना कहाँ की है? शांति धार योजना समस्तीपुर में चल रही है, और यह बागमती और बूढ़ी गंडक दोनों को जोड़ने की बात की जा रही है इसके तहत। उसके बाद बागमती बूढ़ी गंडक जो है ना, बेलवा धार योजना। तो शांति धार और बेलवा धार योजना कहाँ है? तो देखो, दोनों में बूढ़ी गंडक है और दोनों में बागमती। तो शांति धार योजना और बेलवा धार योजना दोनों बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की योजना है। तो शांति धार योजना समस्तीपुर में है, और बेलवा धार योजना जो है ना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और शिवहर, ठीक है, इन 4 जिलों में यह नदी जोड़ो परियोजना चलाई जाएगी। ठीक है, मतलब इनका क्षेत्र है इन 4 जिलों। बिहार हेरिटेज ट्री है, आप देखेंगे तो नाम से समझ में आता है कि जो हेरिटेज ट्री हैं उनका सर्वेक्षण और संरक्षण करना है इस एप्लीकेशन के द्वारा। फिर आगे है बिहार का तीसरा चिड़ियाघर जो है रानीगंज जैविक उद्यान, जो है अररिया में बनाया जा रहा है। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर होगा यह रानीगंज जैविक उद्यान अररिया में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार शताब्दी पुष्ट कल्याण योजना चलाई जा रही है। बिहार शताब्दी पुष्ट कल्याण योजना के तहत प्रत्येक माह जो कुष्ठ पीड़ित लोग हैं ना, उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिशन मिशन दक्ष देखेंगे तो मिशन दक्ष शिक्षा से संबंधित है। मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा से भी याद रखिएगा। उसके बाद देखें, वर्तमान में बिहार में विद्युत उपलब्धता लगभग 9000 मेगावाट है, यानी इतना उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें से 2486 मेगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। ये भी याद रखिएगा कि उपलब्धता कितनी है? 9000 मेगावाट है, जिसमें से 2486 मेगावाट जो है ना हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे कि राज्य की प्रत्येक आवासीय विद्यालय की सीट जो थी ना, आवासीय जितने विद्यालय थे, 400 से 720 करने का निर्णय लिया गया है इस बजट के तहत। फिर उसके बाद देखेंगे कि 0 से 18 एज के कुल चिन्हित दिव्यांग बच्चों में से लगभग 1,34,926 बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो 35,200 बच्चों का यूआईडी कार्ड बनाया जाएगा इसमें से। तो ये भी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा 018 एज के दिव्यांग बच्चों की बात इसमें चल रही है। फिर ऊर्जा विभाग पे देखिए, ऊर्जा विभाग पे 11,422 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, तो ठीक है, जो कचरा, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कचरा जो है लखीसराय में है 1810 करोड़ के लागत से। यहाँ पे बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा योजना यानी परियोजना का विकास किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण शहरों को लगभग 24 घंटा हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने के लिए सीएससी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा आपूर्ति करने का करार किया गया है। तो आप याद रखिएगा किसके साथ? तो सीएससी के साथ किया जा रहा है, और ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में, महत्वपूर्ण शहरों में ऐसा किया जा रहा है। तो एक ऊपर वाला भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। और 11,000 मेगावाट से अधिक बिजली उपलब्धता का लक्ष्य अब की बार रखा गया है कि भाई हमारी उपलब्धता जो 9,000 मेगावाट है उसको हम 11,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रख रहे हैं अब की बार, कि हम 2024-25 में 11,000 मेगावाट कर देंगे। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि कितने का लक्ष्य रखा गया है? 11,000 मेगावाट का, और उपलब्धता कितनी है? 9,000 मेगावाट की उपलब्धता है, यानी वर्तमान में 9,000 मेगावाट है हमारे पास। ठीक है, 2016 से लेके अब देखेंगे 2016 से लेके 2023 तक शराबबंदी के कुल 7.9 लाख मामले दर्ज किए गए। शराब शराब के मतलब मध्य जो निषेध जो कार्यक्रम बिहार में चल रहा है उसके तहत मतलब इतने मामले दर्ज किए गए हैं कि भाई इतने लोग शराब पीने में, शराब की तस्करी में पकड़े गए हैं। तो मामले कितने हैं? लगभग पकड़े हैं, मतलब इतने मामले दर्ज किए गए, 7.9 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, और जिसमें से 10.55 लाख व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 10 लाख लोग शराब के चक्कर में गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है,
अब इसके इस बजट के तहत क्या हो रहा है, कहा गया है कि 84 मद्य निषेध जो है ना, हमने थाना भी बनाया है। मतलब यानी जो ड्रग्स वगैरह रिलेटेड जो भी है ना, मतलब उस मामलों से निपटने के लिए हमने 84 थाने का गठन भी किया है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि शराब एवं तारी के व्यवसाय में लगे जो लोग परिवार हैं, उनके सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात की। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ताकि इससे क्या है ना, कि आप देख रहे हैं कि कितना केस आ रहा है, लगभग 7 लाख केस दर्ज कर दिए जा चुके हैं, 10.5 लाख लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने ये करा है कि भाई इस व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का उनको आर्थिक मदद दिया जाए, ताकि अपना कोई और काम शुरू कर पाए। ठीक है, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद कहते हैं ना कि यार मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसा बहुत कुछ। ठीक है, उसके बाद है कृषि में शोध करने वाले पीएचडी छात्रों को अन्य छात्रवृत्ति के अलावा हर महीने 10,000 रुपये देने की बात चल रही है। मतलब अक्टूबर के बजट में बात की गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि राज्य में बागवानी विकास, देखेंगे राज्य में बागवानी विकास के लिए लगभग वर्ष 2023-24 में 3872 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के लिए नए बगीचों की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद है कि अगर कोई महिला व्यवसायिक लाइसेंस के साथ, जैसे गाड़ी वाड़ी चलाती है ना, ऑटो चला रही है, कार चला रही है, जो व्यवसायिक तौर पे चलाने का मतलब अपना पर्सनली चला रहे हैं, जैसे कि भाड़ा वाड़ा ढोने के लिए चला रहे हैं, तो उनको रोड टैक्स में ना लगभग 100% की छूट मिलेगी। जैसे कि किसी महिला के पास वो है, मतलब कमर्शियल लाइसेंस है, ठीक है, और वो कमर्शियल वर्क भी करना चाहती है गाड़ी लेकर, तो उसको 100% रोड टैक्स में छूट मिलेगी। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब है हमारा ये वाला। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज ही है बजट का। ठीक है, तो अब आइए इसमें देखते हैं। तो देखिए, सरकार जो है ना, नगर विकास एवं आवास विभाग पे 11,298 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग को हम 11,998 करोड़ रुपए देंगे, जो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है ना, 4 शहरों को 2662 करोड़ रुपए मिले। वो 4 शहर कौन है कि मतलब इनको स्मार्ट सिटी के तौर पे बनाना है। जैसे भागलपुर को मिला है कितना, 835 करोड़, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद मिला है मुजफ्फरपुर को, जो 688 करोड़ है, उससे हल्का कम है। उसके बाद है पटना, और उसके बाद है बिहार से। तो कौन कौन से 4 शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2662 करोड़ मिले हैं? वो है भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, 4 शहर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब बिहार से 4 जिले नहीं, बिहार से नालंदा में आता है, तो इस शहर है, और बाद बाकी ये 3 जिला है। ठीक है, पटना मेट्रो रेल परियोजना है तो कुल 3402 करोड़ रुपया जो उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें केंद्र ने लगभग 872 करोड़ रुपया दिया और राज्य ने 2529 करोड़ रुपया अपना मिलाया है। पटना में मेट्रो रेल परियोजना है, देखिए ना, बहुत जल्दी वो भी शुरू होने वाली है। अच्छी ट्रैफिक से बच पाएंगे, और गर्मियों में तो जानते ही हैं कि ऐसे रोड ट्रैफिक में और दिमाग खराब हो जाता है। खैर, अब देखिए, हर घर नल जल योजना के अंतर्गत लगभग 15.6 लाख घरों को इसके दायरे में लाया गया है। जो 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए लगभग 1295 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कितने लाख फैमिली आ चुके हैं? 15.6 लाख फैमिली आ चुके हैं। और कितने का अब की बार का बजट में कितना इनकी हिस्सेदारी तक? वो 1295 करोड़ रुपए अभी और हम खर्च इस पे इस साल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि उद्योग विभाग के कुल 1833 करोड़ का बजट उद्योग विभाग में, मतलब इतना रुपया इसमें मिलेगा। जैसे नगर विकास एवं आवास विभाग है ना, उसी के तहत हम इस उद्योग विभाग में लगभग हम 1833 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो पिछली बार से 187 करोड़ अधिक है। क्योंकि इंडस्ट्री को ज्यादा फोकस कर रही है बिहार गवर्नमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई इसमें थोड़ा बजट बढ़ाओ, ताकि इंडस्ट्री बिहार में डेवलप किया जाए। क्योंकि आपने सुना है बहुत सारा कि बिहार के मजदूर हैं जो नहीं, चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब सस्ता, ठीक है, बहुत सस्ता है वहाँ के लेबर, और बाहर में जाते हैं। आप जानते ही हैं कि भी कुछ मामला वामला आपको देखने को मिला है कि अदर अदर स्टेट में जाके कैसे उनकी प्रताड़ना होती है। तो इसीलिए बिहार गवर्नमेंट सोच रही है कि इंडस्ट्री को हम डेवलप करें,
और अपने लोगों को रोजगार दें। ठीक है, तो 187 करोड़ रुपए का इसमें इजाफा हुआ है पिछली बार की तुलना में। उसके बाद आप देखेंगे ना, इसमें है सीएम महिला उद्यमी योजना, जो उद्योग विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। तो सीएम महिला उद्यमी योजना, तो उद्यमी है तो उद्योग विभाग के अंदर होगा, इंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो इसमें इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो 12th पास जो लड़की है ना उसको 25,000 रुपया, और जो ग्रेजुएट लड़की है ना उसको 50,000 रुपये दिए जाने की बात चल रही है, लड़की हो या महिला हो। ठीक है, मतलब शादीशुदा। उसके बाद क्या है कि बिहार पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से 55 लीटर अधिक। तो राष्ट्रीय औसत कितना है? 55 लीटर। अब हम क्या है, हम 70 लीटर उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय मानक से अधिक उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिहार गवर्नमेंट है। ग्रामीण विकास पर 14,296 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तो आपको मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा जो आपके बार के बजट में है वो शिक्षा पे खर्च की जा रही है, उसके बाद स्वास्थ्य पे, उसके बाद ग्रामीण विकास पे खर्च की जा रही है। तो आप ये भी बात आप ही याद रखेंगे। ठीक है, तो ग्रामीण विकास विभाग को जो है ना, ये मिला है 14,296 करोड़ रुपए, जिसमें से 101 ब्लॉक में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण कराने की योजना बन रही है। तो कितने ब्लॉक्स में? 101 ब्लॉक में ऐसा किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान के लिए जो है ना, अब 133 प्रबंधन जो केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। प्रबंधन केंद्र मतलब उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाए ताकि प्लास्टिक का अवशेष नहीं बचे और प्लास्टिक का फिर से रीयूज किया जाए। हम उसको ऐसे तो फेंक देते कहीं, उसको रीयूज करने के लिए योजना चल रही है। ठीक है, तो कितने? 133, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखें कि वास भूमि के क्रय पे ना वास भूमि सहायता 60,000 से 1 लाख कर दी गई है। तो पहले कितना था? 60,000, अब कितना है? 1 लाख। तो वास भूमि सहायता कितना है? 1 लाख रुपया। आप ये याद रखेंगे, वास भूमि सहायता कितना है? 1 लाख रुपये। वास भूमि का मतलब कि जो आदमी अपने रहने के लिए जो जमीन खरीद रहा है उस पे सहायता 1 लाख रुपए मिलेगा। वास भवन का मतलब वो बांस वाला वास नहीं, ये वास है। ठीक है, तो आप याद रखिए। नीचे है सर्वाधिक व्यय का क्रम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके बाद आप एक ग्रामीण विकास रख लीजिएगा। तो ये तीनों है, एक क्रम है इनका शिक्षा का। तो इस तरह से हमारा बजट होता है बिहार का समाप्त। क्योंकि स्टेट का बजट है तो आप सेंटर इतना सोचेंगे बहुत बड़ा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, 5-6 पेज में है। इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अभी टेलीग्राम पे मैं डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप सब लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, कुछ लोगों के पास टेलीग्राम है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँ, तब तक मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दूंगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने वगैरह में टाइम वेस्ट मत किया करो यार। अब मैंने जितना बता दिया है आप लोग देख लेना। ऐसे आप खुद भी इसको पढ़ सकते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरह आज अपने चैनल का पहला लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, फाइनली एक्चुअल में क्या था ना कि यार टेक्निकल इशू आ रही थी और खुद से लिखना भी है, सब कुछ खुद से ही करना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद से लेक्चर डेली 3 या 4 लेक्चर अपलोड होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर बिहार पीसीएस से रिलेटेड बिहार का जो भी करंट होगा, जो बिहार स्पेशल करंट जो होगा उसको भी खत्म कर दूं। मतलब खत्म, आई एम सॉरी, खत्म नहीं करना है, मतलब उसको मैं अपलोड कर दूं। और बिहार का जो आर्थिक सर्वे है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण है, उसको भी मैं डाल दूं। और बिहार का जो जीएस है ना उसको भी मैं डाल दूं। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को मैं जितना दे रहा हूँ उतना आप कर दो मेरे साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा करने की जरूरत है। और मैं जितना आपको इस पे पढ़ा दे रहा हूँ ना, आप विश्वास रखो कि इससे ज्यादा एग्जाम में आने वाला नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पे घूम जाओ, जितने भी एजुकेटर हैं, मैं नहीं कह रहा कि कोई खड़ा है, सब अच्छे हैं, किसी का भी आप लेक्चर देखो, अगर अपने से ज्यादा कंटेंट अगर किसी के पास भी मिलता है तो अनसब्सक्राइब करो, यहाँ से नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ठीक लगा और आपको कंटेंट मिला है ठीक, आप कहीं से पहले वेरीफाई कर लो कि आप कहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ लोगों के पास आपको प्रिंटेड मिलेगा, टाइपिंग वाला मिलेगा, तो यार देखो उनके पास टीम है, बड़ी संस्था है, टीम है, तो वो लोग अपना करवा लेते हैं, कंटेंट राइटर कंटेंट लिखते हैं उनके, तो अलग चीज है। लेकिन अभी आपके भाई के साथ आपको सिर्फ हैंड रिटन ही मिलने वाला है, तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, और भाई का सपोर्ट कीजिए। पसंद आया हो
तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक नहीं भी करने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक है। शेयर करना है, और जो घंटा है ना वो घंटा दबा देना, ठीक है। जय हिंद।